अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसको अटैम्प्ट करना है कि दो एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्लेन करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर, बट समहाउ हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसे अटैम्प्ट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगती है, पार्ट 1 करते हैं। पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को कैसे हम जज कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को कैसे जज कर सकते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, अगर हमें Kc की वैल्यू Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता हो। असल में ना जो Kc की वैल्यू होती है ना, वो इक्वल होती है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। इसका मतलब क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बनने के बाद जो उनकी रेशो बनेगी वो Kc की वैल्यू को इंडिकेट करेगी। अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कम बने हुए हैं या रिएक्टेंट ज़्यादा बने हुए हैं इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यूज़ होनी चाहिए उनसे, तो रिएक्शन खुद को एडजस्ट करेगा, या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ताकि Kc की वैल्यू को ला सके, बना सके, क्योंकि उसकी मंजिल जो है वो Kc है। सो हम क्या करते हैं, हम Kc की इस रेशो को इस्तेमाल करते हुए, सोचते हुए एग्जाम्पल के ज़रिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका रिएक्शन हो रहा है एथानॉल के साथ। एथानॉल के साथ जब इसका रिएक्शन होगा ना, तो इट विल फॉर्म टू थिंग्स। वन वुड बी द एस्टर इथाइल एसीटेट, और दूसरा जो बनेगा वो वाटर बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एज अ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमारे लिए इसकी जो वैल्यू है ना, इस रिएक्शन के लिए Kc की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 4। हम एज्यूम करते हैं कि इसकी Kc की वैल्यू एक सर्टेन टेम्परेचर पे 4 है। मैंने क्या किया, रैंडम टाइम पे किसी भी टाइम पे इसकी कंसनट्रेशंस निकाली। किस तरह? बाय टेकिंग अ सैंपल आउट ऑफ द सोल्यूशन, और वहाँ से मैंने चेक किया कि मेरी इस रिएक्शन मिक्सचर में इनकी कंसनट्रेशंस क्या हैं। से वो आई, इसकी कंसनट्रेशन आई कार्बोक्सिलिक एसिड की 0.025, अल्कोहल की आई 0.03 इथाइल अल्कोहलिक ग्रुप वाला, और इसकी आई 0.05 और इसकी आई 0.04। अब ये जो टाइम t पे मैंने कंसनट्रेशन मेंशन की हैं, ये मैंने रैंडमली निकाली हैं। मुझे नहीं पता इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया। क्यों? मैं तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाहता हूँ। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, और किसी टाइम पे मैंने कंसनट्रेशन सारों की निकाल ली। अब मैं इनकी रेशो फाइंड करता हूँ। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, किसी रैंडम टाइम पे है, तो मैं इसे Qc से शो करूँगा। अगर मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन की रेशो लूँगा, Kc से तब शो करूँगा जब वो इक्विलिब्रियम पे मैं कंसीडर करता। इसे कोशेंट भी कहते हैं, Qc भी कहते हैं। कोशेंट इज़ अ रेशो इज़ इंडिकेटेड बाय Q, और Qc इज़ अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी टाइम रादर देन इक्विलिब्रियम। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या है 0.05, और वाटर जो है हमारे पास 0.04, जो ये है 0.025, और ये है 0.0325। अब स्टूडेंट अगर मैं इसकी रेशो लेता हूँ तो वो आता है 2.5। अगर ये 2.5 आती है वैल्यू Qc की, तो इट इंडिकेट्स कि मेरा इक्विलिब्रियम अभी भी अचीव ही नहीं हुआ। क्यों? उसकी मंजिल थी 4 वैल्यू, अभी वो पहुंचा 2.5 पे, तो इसका मतलब वो मंजिल से दूर है। तो यहाँ से एक चीज़ इंडिकेट हुई कि अगर आपकी रेशो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट यानी कि Qc एट एनी टाइम t लेस देन Kc आ जाए, तो अभी आप मंजिल से दूर हैं, अभी आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो नेट रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, ताकि वो मंजिल पर पहुंच जाए, Kc अचीव कर ले। अब इसके ऑपोजिट लिखें, Qc इज़ ग्रेटर देन Kc, इट मीन्स आप मंजिल से आगे निकल गए हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? रिवर्स में। क्यों? फॉर एग्जांपल वैल्यू आ जाती 6.5, तो आप कहते हैं Kc तो 4 है, तो ये तो रिएक्शन आगे निकल गया है। प्रोडक्ट जितनी बननी चाहिए उससे ज़्यादा बन गई हैं, तो वो वापस आएंगे, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। और अगर Qc यानी कि एनी टाइम t प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो Kc के इक्वल आ गई है, तो स्टूडेंट एक्चुअली आप इक्विलिब्रियम पे खड़े हैं, आप मंजिल पे खड़े हैं उस रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो हर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करना है।
आप उसे क्यूसी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो केसी के बराबर हैं या आगे हैं या पीछे, और वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि वो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो केसी से रिलेट करके कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को जाते देखेंगे ओवरऑल या रिवर्स डायरेक्शन में। नाउ स्टूडेंट लेट्स गो फॉर द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, उसको भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट होगा, यानी कि पहुंच। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक रिएक्शन है, ऐसे एक कागज़ है उसको मैं जला देता हूँ तो वो उस कागज़ की कोशिश होगी कि वो मुकम्मल जल जाए, तो ऐसा रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाना पसंद करता है। अगर मैं हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखूं इन द एब्सेंस ऑफ लाइटनिंग, यानी कि बिजली चमकने के बजाय आम हालात में नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन देखूं, तो वो रिएक्ट ही नहीं करना पसंद करते। इसका मतलब उसकी एक्सटेंट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, आप यूं ही समझो ज़ीरो है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट होता है, किस हद तक पहुंचता है टुवर्ड्स प्रोडक्ट। तो मैं ऐसा करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, हमारी पसंदीदा एग्जांपल ओजोन वाली। ओजोन है 25 डिग्री O2 में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है, और इस टाइम उसकी केसी की वैल्यू जो आती है वो आती है 10 पावर 55 एट 25 डिग्री। अगर मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड को डीकम्पोज करूँ एट हाई टेम्परेचर, तो इट डीकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, और इसकी केसी की जो वैल्यू आती है वो आती है 10 पावर माइनस 13 13। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये दो वैल्यूज़ क्या इंडिकेट कर रही हैं, दो वैल्यूज़ इंडिकेट कर रही हैं, एक केसी बहुत बड़ी है जो ब्लू बॉक्स में मैं बना रहा हूँ, और एक केसी की वैल्यू बहुत छोटी है जो मैं ब्लैक बॉक्स में बना रहा हूँ। केसी की जो स्मॉल वैल्यू है, केसी वेरी स्मॉल वैल्यू, वो इंडिकेट करती है कि उसकी एक्सटेंट ज़्यादा नहीं है, कम है, बहुत कम है, यानी कि रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद नहीं करता। ऐसी सूरत में रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट्स के मुकाबले में कंसंट्रेशन में एट इक्विलिब्रियम। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे वेरी लार्ज है, इसका मतलब रिएक्शन की कोशिश होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाए, कंप्लीशन की तरफ चला जाए और मैक्सिमम प्रोडक्ट बना ले। ऐसी सूरत में रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शन जो होंगे वो कंप्लीशन के करीब करीब पहुँचे होंगे या कंप्लीशन करना पसंद करेंगे, और ऐसे रिएक्शन जो होंगे एप्रीशिएबल प्रोग्रेस शो नहीं करेंगे, नॉट सीन। ठीक है, ये एक्चुअली एक इंडिकेशन है केसी की। केसी की वैल्यू अगर मॉडरेट हो, से इट इज़ 0.36 फॉर एन N2O4 रिएक्शन, ऐसे कुछ रिएक्शंस के लिए ना इसकी वैल्यू मॉडरेट सी होती है 1, 2.5, तो उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो कंपेरेबल अमाउंट में होते हैं। समहाउ हमारे लिए अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाना पसंद करेगा, और अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है तो वो एप्रीशिएबल प्रोग्रेस नहीं शो करेगा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, और ऐसे रिएक्शन को हम इकोनॉमिकली भी फ़ायदेमंद नहीं समझते, क्योंकि हमने तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बना के सेल करनी होती है। लिहाजा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में केसी की वैल्यू इंडिकेट करती है कि रिएक्शन कहाँ तक प्रोग्रेस करेगा, किस हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कंप्लीशन की तरफ जाएगा। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट ए में हमसे ये पूछा जा रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होती है गैसियस फेज रिएक्शंस के लिए, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। असल में इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। पहली बात है, मैं ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले गैसियस फेज रिएक्शंस की बात करूँ। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है PCl5, इसमें गैस है PCl5, ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज इनटू PCl3 एंड क्लोरीन, ऑल गैसेस, तो गैसियस फेज रिएक्शन है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर नहीं है, यानी कि चेंज इन नंबर मोल्स इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे केसेस में अगर आप केसी की वैल्यू ड्राइव करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें केसी जो होता है ना वो वॉल्यूम कंटेन करता है। मतलब इस रिएक्शन के लिए केसी की जो वैल्यू आएगी वो हमने ड्राइव की थी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, तो वो आई थी x² A माइनस एक्स इंटू वी, यानी कि अगर इनकी कंसनट्रेशंस की रेशियो लोगे तो उसमें वॉल्यूम एज अ फैक्टर आएगा केसी की इक्वेशन में।
जब वॉल्यूम एज अ फैक्टर आता है ना केसी में इक्वेशन के अंदर, कब? जब डिफरेंस इन मोल्स बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट जीरो ना हो और दूसरा वो गैसियस फेज रिएक्शन हो, दो कंडीशंस हो। तो अगर ये दो कंडीशंस हों तो वॉल्यूम एक फैक्टर के तौर पे आ जाता है केसी की इक्वेशन में। अब वॉल्यूम चेंज करने से क्या होगा? पहले तो ये होगा कि इनिशियली जब आपने वॉल्यूम चेंज किया तो उससे वॉल्यूम चेंज करने से हुआ क्या? से आपने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, केसी डिस्टर्ब हो गया, इनिशियली केसी डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम पे केसी की वैल्यू रहनी होती है कांस्टेंट। तो रिएक्शन क्या करेगा इसके रिस्पॉन्स में? रिएक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि अपनी पोजीशन, यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बदलेगा, फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन बदलेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेरी क्या मुराद है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेरी मुराद है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की रेशो को तब्दील करेगा, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा कर लेगा या रिएक्टेंट्स की रेशो जो इक्विलिब्रियम, ये फैक्टर जो है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो करता है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में जाके या रिएक्टेंट ज़्यादा करेगा या प्रोडक्ट ज़्यादा करेगा, ताकि केसी की वैल्यू अगेन कांस्टेंट आ जाए जो पहले थी, सो डैट केसी कम्स या बिकम्स कांस्टेंट अगेन। इसका मतलब ये हो गया कि केसी जो है वो तब्दील नहीं हुआ, पोजीशन तब्दील हुई, यानी कि रिएक्शन थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन आगे ले गया या पीछे ले गया, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो या थोड़ी आप यूँ समझ लें तब्दील कर ली, इसलिए कि केसी की वैल्यू वो मेंटेन कर सके कांस्टेंट के तौर पे। कब? जब वॉल्यूम चेंज किया। वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट कब आएगा? जब आपका वॉल्यूम एज अ फैक्टर केसी की इक्वेशन में आएगा। और केसी की इक्वेशन में वॉल्यूम का फैक्टर कब आएगा? जब डिफरेंस ऑफ मोल्स बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो जीरो ना हो और गैसियस फेज रिएक्शन हो। सो टेक्निकली आपका केसी डिस्टर्ब होने के बाद केसी की वैल्यू को दोबारा कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत रद्दोबदल करता है रिएक्शन, ताकि केसी की वैल्यू अगेन कांस्टेंट हो जाए। सो पोजीशन ही चेंज हुई है ना रिएक्शन की, इक्विलिब्रियम पोजीशन, केसी की वैल्यू तो मेंटेन की है उसने दोबारा, लिहाजा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन रहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाती है जब वॉल्यूम चेंज करो। Now let's move towards the part B. देखिए पार्ट बी एक सिंपल सा हमारे से क्वेश्चन है कि टेम्परेचर चेंज करने से केसी भी चेंज होता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज होती है। दोनों चेंज हो जाते हैं, ये हमारे से क्वेश्चन है। क्या ये सही है? अब इस बात को समझने के लिए हमारे पास पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा रिएक्शन कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारा एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो उसके लिए टेम्परेचर का चेंज किसी और तरह से बिहेव करेगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें किसी और तरह से बिहेव करेगा। हाँ, ये कन्फर्म है कि टेम्परेचर चेंज करने से केसी की ना सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाती है बल्कि इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज हो जाती है। इस बात को यूँ समझें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट उसमें से सिस्टम में से निकल रही है, रिलीज हो रही है, बाहर आ रही है, यानी कि उसे हीट पसंद नहीं है। इन दैट केस अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अब आप रिएक्शन के विल के, उसकी पसंद के मुखालिफ जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या? वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को टुवर्ड्स द रिएक्टेंट ले जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अच्छा, अब जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उससे केसी की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है। केसी की वैल्यू जो होगी ना वो डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? आपका जो सिस्टम है उसकी विल के अगेंस्ट गए। जब विल के अगेंस्ट गए तो उसने प्रोडक्ट जो है वो कम कर ली, रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा कर ली है, तो उसे केसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर गई। अगर ये बात मैं करूं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो
उस पर भी केसी का इफेक्ट आएगा, मगर सेम नहीं आएगा। वो क्या होगा देखें, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, उसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। इन दैट केस अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इट मीन ही लाइक्स हीट। तो इन दैट केस इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो आप उसकी विल के मुताबिक काम करें तो रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो मूव करेगी टूवर्ड्स राइट साइड। और ऐसी सिचुएशन में एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से केसी की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। इक्विलिब्रियम पे केसी की वैल्यू जो होती है वो इम्प्रूव कर जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो रिलेशन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दो पार्ट्स में होगा। पहले आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए बताएंगे, फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए आप ऊपर वाली स्टेटमेंट्स लिखेंगे और एंडोथर्मिक के लिए नीचे वाली। हाँ, इसमें बहुत सारी एग्जांपल मैंने दी हुई है, चैप्टर 7 के अंदर बहुत सारी एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल हैं। अगर वो भी मेंशन कर देंगे तो ये प्लस पॉइंट है। बट द क्वेश्चन वाज कि इफेक्ट क्या आएगा केसी पे। केसी पे इफेक्ट एक्सो के लिए कुछ और आता है, एंडो के लिए कुछ और आता है, जो मैंने डिस्कस किया है। नाउ द लास्ट पार्ट विच इज़ एक्चुअली हमारे पास क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज जो होती है पानी में बढ़ जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ाएं। चीनी पानी में ज़्यादा हल हो जाती है आसान लफ्ज़ों में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें। देखिए कोई साइंस नहीं है इसमें, बड़ी सादी सी बात है। शुगर जो होती है वो वाटर में शुगर जो होती है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है और क्या बना रहती है, सोल्यूशन। जब ये सोल्यूशन बनाती है ना तो इस दौरान इस प्रोसेस में वो हीट एब्जॉर्ब करती है। यानी कि आप यूँ समझ लें शुगर को पानी में हल करना ना, थोड़ी सी हीट दें, वो पानी में हल होकर सोल्यूशन बना लेगी। इसका मतलब क्या है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि इसमें जो हीट चेंज है वो पॉजिटिव आता है। जब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है इट मीन्स इट लाइक्स हीट, इसको हीट पसंद है। अगर आप इन दिस केस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप हीट कंटेंट बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप शुगर और वाटर का सोल्यूशन बनाने के लिए उसकी लाइकली जो थिंग है यानी कि हीट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे आप हीट क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। लिहाजा आप विल ऑफ रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व होगी। आप यूँ समझें, इसको एक और आसान तरीके से समझा जा सकता है। शुगर वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए थोड़ी सी हीट खाती है, इस्तेमाल करती है और सोल्यूशन बना लेती है। आप कर क्या रहे हैं, आप हीट यानी कि वन ऑफ द रिएक्टेंट अगर मैं कंसीडर कर लूँ हीट को, वो बढ़ा रहे हैं। तो रिएक्टेंट बढ़ाने पे रिएक्शन ज़्यादा किस में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हीट को अगर मैं रिएक्टेंट समझूँ, एनर्जी वाला रिएक्टेंट, तो होता यूँ है कि शुगर और वाटर चूँकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट अब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाता है। लिहाजा जितनी आप हीट इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा शुगर वाटर में डिज़ोल्व होके सोल्यूशन की तरफ जाएगा, डिज़ोल्व होगा, आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने पे मोर शुगर डिज़ोल्व होगी बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से ये फेवरेबल है फॉर दिस रिएक्शन। मोर शुगर विल get dissolved because it is endothermic reaction and it requires heat to form solution। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से मोर एंड मोर सोल्यूशन फॉर्मेशन के चांसेस हैं। आपको ये जो रिएक्शंस होते हैं ना जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, इसमें हीट को अगर आप एज एनर्जी पार्ट पोर्शन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के तौर पे लेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा इसको एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर ए और बी को मिक्स किया जाए तो सी सोल्यूशन बनता है, लेकिन इन दैट केस हीट इज़ रिलीज्ड, तो हीट एज अ प्रोडक्ट आ जाएगी। जब ये एज अ प्रोडक्ट आ जाएगी हीट, तो होगा पता क्या, प्रोडक्ट आने की वजह से हीट, अब आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया। अब ये प्रोडक्ट में दो कंसीडर कर रहा हूं, मटेरियल प्रोडक्ट यानी कि सॉल्यूशन सी
और हीट विच इज एनर्जी प्रोडक्ट के तौर पे, यानी कि हीट कंटेंट बना रहा है ये सिस्टम, हीट बना रहा है ये सिस्टम, हीट निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है सिस्टम से, इन डैट केस उसे हीट पसंद नहीं है। अगर ऐसे साल्ट जो हीट रिलीज करते हैं जब वो डिजोल्व होते हैं, उनका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो आप लेस साल्ट को डिजोल्व कर रहे हो। एक्चुअली लेस साल्ट डाइजोल्यूशन होगी, लेस साल्ट डिजोल्व होगा। क्यों? क्योंकि आप विल ऑफ रिएक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो, वो तो हीट रिमूव करके डिजोल्व हो रहा है और आप टेम्परेचर बढ़ा के हीट कंटेंट ज़्यादा कर रहे हो, तो उसको लगेगा प्रोडक्ट ज़्यादा बन रही है, तो वो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि मैं अभी हीट को एज अ एनर्जी प्रोडक्ट समझ रहा हूँ, तो हीट कंटेंट ज़्यादा होने से रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा इन दोज केसेस जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपने इसको मिक्स नहीं करना। शुगर के लिए ये बेशक पॉजिटिव सेंस में जाएगा, लेकिन फॉर दोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें सोल्यूशन हीट रिमूव करके बनता है, उनके लिए ये रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, टुवर्ड्स द अनडिजोल्व नेचर की तरफ चला जाएगा, प्रेसिपिटेट्स की तरफ चला जाएगा, रादर देन कि वो डिजोल्व हो। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।